गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले टर्म पे डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में देखा। इस सत्र में हम लोग रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए या जो शैक्षिक तकनीकी है उस शैक्षिक तकनीकी में कौन कौन से संसाधन केंद्र हैं, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज का हम प्रयोग करते हैं। तो टॉपिक आज का होगा रिसोर्स सेंटर्स फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के लिए संसाधन केंद्र। संसाधन के रूप में आप जानते हैं, संसाधन जो होते हैं, जैसे आप विद्यालय में भी मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से संसाधन केंद्र हैं, ऐसे कौन कौन से रिसोर्स सेंटर्स हैं जिन रिसोर्स सेंटर्स का प्रयोग हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में करते हैं। जो रिसोर्स सेंटर होते क्या हैं, तो इसको प्रोफेसर मार्टिन ने इसको प्रपोज किया कि a working definition listing the various possible functions such as center might perform। कोई ऐसा केंद्र, केंद्र का मतलब जैसे कोई एक सर्किल है, सर्किल में मध्य बिंदु ऐसा होता है जहां से पूरा सरकमफ्रेंस उसका बराबर होता है। तो इस प्रकार का केंद्र जो अपने सभी संभव कार्य, जो विभिन्न प्रकार के संभव कार्य उसके हैं, उसको कैसे वो परफॉर्म करता है, इसलिए उन्होंने संसाधन केंद्र के रूप में बात किया। तो शैक्षिक तकनीकी के लिए ऐसे संसाधन केंद्र, ऐसे केंद्र जो अपने पूरे शैक्षिक तकनीकी से संबंधित कार्यों को करेगा, उसको हम रिसोर्स सेंटर कहेंगे। ए रिसोर्स सेंटर और मल्टीमीडिया लाइब्रेरी, जब हम खासतौर से अब एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, तो जो रिसोर्स सेंटर है या बहुमाध्यम की जो लाइब्रेरी है, उसमें विद्यार्थी जो अधिगम करता है, शिक्षक के लिए इस प्रकार के ऐसे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस संसाधन केंद्र से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करना चाहता हो, जो सोर्स या जो जो स्रोत है इंफॉर्मेशन का, जहां से सूचना इकट्ठा किया जा सकता है, जहां से सूचना को डिसिमिनेट किया जा सकता है, वो चाहे प्रिंट रूप में हो या ऑडियो विजुअल फॉर्म में। कहने का मतलब है कि शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र वह केंद्र होते हैं जहां पर शिक्षक, विद्यार्थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस केंद्र से संबंधित जितने प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन सारे प्रकार की सूचनाओं को, चाहे वो छपे छपाए भाग में हो या वीडियो के रूप में हो या फिर ऑडियो के रूप में, उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वो जो लाइब्रेरी है जहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, उसी को हम रिसोर्स सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। वही रिसोर्स सेंटर है जहां पर उसको विभिन्न प्रकार के ये सारे मटेरियल्स उसको उपलब्ध हो पाएंगे। जो इसका मुख्य उद्देश्य है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिसोर्स सेंटर का, वो है कि हम सेल्फ इंस्ट्रक्शन को कैसे इनकरेज करें। अर्थात ये सारे मटेरियल जो हैं, जो संसाधन, ये सारे संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं, और जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति है, जो भी उस क्षेत्र में अपनी रुचि रखता है, वो अपने से उसकी अध्ययन करके, खुद से निर्देशन प्राप्त करके, किसी के सुपरविजन में या बिना किसी सुपरविजन में इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी स्टडी कर सके। इस प्रकार के संसाधन का मुख्य उद्देश्य यही है। जहां पर परंपरागत कक्षा कक्ष में आप किसी शिक्षक के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, बिना शिक्षक के वो गतिविधि आगे नहीं बढ़ सकती, तो उस क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी के संसाधन केंद्र काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहां पर शिक्षक की उपस्थिति में अथवा शिक्षक की अनुपस्थिति में, दोनों ही सिचुएशन में वह स्व अध्ययन, स्व निर्देशित रूप से अपने अध्ययन को प्राप्त करता है। ये
सारे मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ये आपको फैसिलिटीज उपलब्ध कराता है। वो फैसिलिटीज या तो छोटे समूह में हो सकता है, या तो एक कोई सिंगल रूप में। संसाधन केंद्र का कार्य ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल ही जा करके उस सारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, छोटे समूहों में भी जा सकते हैं, एक दो लोगों का समूह हो या पांच छह लोगों का छोटा समूह हो, या कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन बनती है कि बड़े समूह के कई कक्षाओं के विद्यार्थी भी एक ही साथ जाकर के ग्रुप में अपनी स्टडी को परफॉर्म करते हैं, वो सेल्फ स्टडी में उन चीज़ों को वो प्राप्त करते हैं। तो वो इस तरह की फैसिलिटीज होती है संसाधन केंद्र में कि व्यक्तिगत रूप से, छोटे समूह में, या इवन कई कक्षाओं के विद्यार्थी भी एक ही साथ जाकर के उन संसाधन केंद्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो लाइब्रेरी में भी आजकल लाइब्रेरी को भी एक संसाधन केंद्र के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन वहां पर केवल प्रिंटेड रूप में ही आपको पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। अब लाइब्रेरीज का भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वहां पे भी आपको मटेरियल जो है वो प्रिंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको चीजें मिल रही हैं। और वहां भी आप इंडिविजुअल जा सकते हैं, अपने छोटे समूह में जा सकते हैं, या फिर कई कक्षाओं के विद्यार्थी जाकर के लाइब्रेरी को कंसल्ट करके सेल्फ इंस्ट्रक्शन के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। इसके साथ साथ केवल मटेरियल प्रोवाइड कराना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको वहां पर सीडी मिल जाएगी, ऑडियो विजुअल एड्स मिल जाएंगे, या प्रिंटेड रूप में आपको किताबें मिल जाएंगी, सेल्फ स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ये जो संसाधन केंद्र होते हैं ये कुछ अनुसंधान के कार्यों को भी करते हैं, और जो जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत समृद्ध होती है, हर साल उसमें नए समृद्ध रूप से पुस्तकों का या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उसमें भरमार होता रहता है, तो इस पर आप किसी प्रकार के अनुसंधान कार्य भी कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा नीड है कि वो जो सोसाइटी के साथ इसके जो कम से कम 50 विद्यार्थी, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो सभी सोशल पॉसिबल वर्किंग वहां पर करते हैं। मतलब सोसाइटी के साथ भी वो काम करता है, केवल उपलब्ध कराने केंद्र का मतलब ये हुआ कि वो कई प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करता है। केवल ऑडियो विजुअल एड मटेरियल को, प्रिंटेड मटेरियल को उसके पाठक तक पहुंचाने के अलावा यह रिसर्च के साथ साथ बहुत से सामाजिक गतिविधियों को भी परफॉर्म करता है, वो सोशल और एजुकेशनल मोड में। ये जो बृहद क्षेत्र के जो इनके इक्विपमेंट्स होते हैं, इन संसाधन केंद्रों में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, स्टूडियो होता है, ताकि ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को, इस प्रकार के वीडियोस को या इस प्रकार के ऑडियोज को वो प्रोडक्शन कर सकें उसको, जिसको शिक्षक और विद्यार्थी दोनों यूज कर सकें। जैसे लाइब्रेरी का एक लिमिटेड एस्पेक्ट है, आपको पुस्तकें निर्गत करना, पुस्तकों को पढ़ना, जमा करना, इतने तक ही सीमित है। लेकिन जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के संसाधन केंद्र हैं, वहां पर केवल प्रिंटेड मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से केवल सामग्रियों का ही निर्गत नहीं किया जाता, वहां पर कुछ अनुसंधान के कार्य भी होते हैं, और समय समय पर ऐसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का प्रोडक्शन भी होता है जो शिक्षक और विद्यार्थी को अपने कंटेंट को प्राप्त करने में, समझने में सहायता करते हैं। वो ट्रांसपेरेंसीज के रूप में हो सकते हैं, फिल्म्स के रूप में हो सकते हैं, या फिर किसी मान लीजिए कोई टीचर है उसका साउंड रिकॉर्ड करके वो फर्दर यूज करने के लिए रख सकता है, वीडियो रिकॉर्ड करके फर्दर यूज करने के लिए रख सकता है, स्लाइड टेप सीक्वेंसेस को स्थापित कर सकता है, फोटो की कॉपिंग कर सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है, वीडियोस बना सकता है। तो इस प्रकार के जितने भी संसाधन केंद्र हैं वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत अपनी शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित करते हैं, जो केवल इन मटेरियल को उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, और अलबत्ता वो अनुसंधान के साथ साथ विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल मटेरियल के प्रोडक्शन से भी संबंधित है। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के संसाधन केंद्र हैं भारतवर्ष में, उसमें कुछ का यहाँ पर हमने जिक्र किया है। एक है CIET, दूसरा है UGC, तीसरा है IGNOU, चौथा है NIOS, पांचवा है साइट,
छठा है AVRC, सातवां है EMRC और एक और है NIST। आप लोग इसके फुल फॉर्म शायद जानते हो, नहीं जानते होंगे तो CIT का है फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी दिल्ली में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये दो ज्वाइंट काम था, नासा और इसरो 1975 में मिलकर के साइट प्रोग्राम पे काम किए थे। ऑडियो विजुअल रिसर्च सेंटर या AVRC जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMRC जिसे कहते हैं, जो आपके विश्वविद्यालय में भी आप लोगों ने देखा होगा, EMRC है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIST। इसके अलावा अन्य रिसोर्स सेंटर्स के अंतर्गत साइट, UGC CEC, CDIT, एडुसेट, विक्टर्स, अक्षय, ज्ञान दर्शन, इनफ्लिबनेट। साइट है वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ, जैसे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, वैसे ही SIET भी है, जिसको आप स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से के नाम से जानते हैं। ये आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में है। जहां पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर स्टेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल्स हैं। उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। एक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। जो EMRC है, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, वो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य करता है। इसी तरह से CDIT है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसी तरह से एडुसेट है, एजुकेशनल सैटेलाइट। विक्टर्स है, जिसको कि वर्सेटाइल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एजुकेशनल रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, ये इससे आप समझ सकते हैं। उसी तरह से अक्षय है, एवरलास्टिंग इन केरला। और ज्ञान दर्शन, आप जानती हैं ज्ञान दर्शन का प्रोग्राम दूरदर्शन पे आता है। और इनफ्लिबनेट है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, गांधीनगर गुजरात में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दीज आर द सम educational technology resource centers. We will talk about some educational research centers among these. एक आपके करिकुलम में है इनसेट के बारे में। इनसेट का पूरा जो फुल फॉर्म अगर आप कहें तो वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। I से इंडियन, N से नेशनल और SAT से सैटेलाइट। जो साइट था, मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, जिसके भी हमने आपसे बात की, नासा और इसरो के कंबाइंड 1975 में लॉन्च किया गया था। यह भारत में एक प्रयोग किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय एजेंसीज के रूप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और इंडियन टेलीविजन अथॉरिटी, ये जो दूरदर्शन की जो अथॉरिटी है, जो टेलीविजन अथॉरिटी है, इन दोनों के भारतीय सहयोग के साथ नासा के साथ सहयोग करके 1975 में भारत सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट को हम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, इसका मुख्य एक्सपेरिमेंट का काम क्या था कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं भारतवर्ष के, वहां तक किसी भी प्रकार हम इंस्ट्रक्शन को या लोगों को अवेयर करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स चलाए गए। और ये जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स थे, ये मेनली रिलेटेड थे फैमिली प्लानिंग के ऊपर बेस्ड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, हेल्थ और इंटरटेनमेंट के ऊपर बेस्ड था। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स साइट के थ्रू लगभग 2400 गांव में पहुंचाया गया। और इसका प्रमुख रूप से जो प्रयोग किया गया, जो एक्सपेरिमेंट था, वो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के राज्यों के लगभग 2400 गांव तक इसका प्रसारण किया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसका जो प्रयोग था वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू किया गया था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बने रहते हैं, अर्थात
हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है, तो ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में ही अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाते हैं। इसका हमको बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, तो और यहाँ पर मान लीजिए भारत है, तो हमको ये चाहिए कि हम यहाँ से ट्रांसमिट करें जो संदेश या डाटा, वो पुनः हमको भारतवर्ष पे मिले, तो हमको अपने ठीक ऊपर इसको लॉन्च करना होगा। तो जैसे ट्रेन में आप देखते हैं कि एक ट्रेन, अगर दोनों ट्रेन एक ही गति के साथ एक ही दिशा में अगर चलती रहेगी तो आपको दोनों स्थिर दिखाई देगा कि दूसरे वाली ट्रेन भी जो है वो स्थिर चल रही है। या दो लोग बाइक से भी जा रहे हो, तो दोनों लोग बाइक की गति अगर एक साथ रखे रहेंगे, एक ही दिशा में जा रहे होंगे, तो दोनों एक दूसरे के लगभग समान गति से चलेंगे, तो एक दूसरे के कंपैरिजन में दोनों स्थिर बने रहते हैं। तो जियो सैटेलाइट, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होते हैं, उनका भी यही काम है कि वो अपनी जो स्थिति होती है वो किसी एक खास देश या किसी खास स्थान के साथ निश्चित रूप से उसको स्थिर बनाए रहती है। जितनी देर में पृथ्वी घूमेगी उतनी देर में वो भी सैटेलाइट उतनी ही गति से परिक्रमा करके अपने पृथ्वी के साथ उसी स्थान पर स्थिर बना रहता है। तो ये पूरा जो साइट प्रोग्राम था, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से लॉन्च किया गया। सबसे पहला जो इनसेट फर्स्ट था वो 1983 में कवर किया, इनसेट फर्स्ट, जिसमें दूरदर्शन के प्रोग्राम को पूरी कंट्री में प्रसारित किया गया। जो इनसेट के बहुत सारे प्रोग्राम से लगभग 24 इनसेट के सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसमें आज की भी डेट में लगभग 11 आपके इनसेट के जो प्रोग्राम्स है वो अभी भी, जो सैटेलाइट है वो अभी भी वर्किंग में है। तो जो फर्स्ट इनसेट था वो 1983 में दूरदर्शन के प्रोग्राम को इनसेट फर्स्ट के माध्यम से पूरे होल कंट्री में प्रसारित किया गया। 2002 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है, इसने एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इनसेट के थ्रू लॉन्च करने की बात कही, और अक्टूबर 2002 में बहुत सारे शैक्षिक प्रोग्राम को इनसेट के माध्यम से विभिन्न चैनलों पर प्रसारित करने का काम किया गया। जो आपका इनसेट है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ये इनसेट ए सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इनसेट के कई श्रृंखलाएं चली, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 1A, इनसेट 1C, है ना, ऐसे करके इनसेट 1B, ऐसे बहुत सारी सीरीज चली, बहुत सारी श्रृंखलाएं चली, जो कि सारे मल्टीपर्पज थे। कई किसी को एजुकेशन के लिए, किसी को वेदर फोरकास्ट करने के लिए, ऐसे विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के इसरो ने इनसेट की बहुत सारी श्रृंखलाएं प्रक्षेपित की, और ये सारी जियो स्टेशनरी प्रकार की सैटेलाइट्स थी, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, या मेटेरियोलॉजी के लिए, या फिर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए इन सारे इनसेट का प्रयोग किया गया था। जो इसको सबसे पहले कमीशन किया गया, जब प्रक्षेपित करने के बाद हर सैटेलाइट को कमीशन करना होता है कि वो कब से वर्किंग में आ रहा है, तो 1983 में कमीशन हुआ इनसेट, और ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडो पैसिफिक रीजन है। जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, भारत प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ा घरेलू संप्रेषण का प्रणाली इनसेट के माध्यम से विकसित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और जिसको 1983 में कमीशन किया गया। ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ये भारतीय घरेलू परिप्रेक्ष्य में इसमें सहयोग हमको जरूर नासा से था, लेकिन ये हमारी अपनी प्रयास था, जिसमें हमारे अपने भारत के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के प्रोग्राम से, ये सारे ने मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर था इसको परफॉर्म करने के लिए। जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन था, मतलब ओवरऑल इन सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके एक समन्वय जो स्थापित करने का जो काम था इनसेट सिस्टम का, उसको सेक्रेटरी लेवल पे इनसेट के कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसको होल्ड किया। इनसेट के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, समन्वय की समिति बनी थी। वो समन्वय की समिति जो थी वो सेक्रेटरी लेवल के लोग मिल करके सारे डिपार्टमेंट्स के इनसेट सिस्टम को उन्होंने रीसेट करके इसको लॉन्च किया था। लगभग 24 सैटेलाइट लॉन्च किए गए इन द कोर्स ऑफ इनसेट प्रोग्राम। इनसेट प्रोग्राम के तहत लगभग 24 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, जिसमें से आज की भी डेट में 11 सैटेलाइट, इनसेट सैटेलाइट जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, वो अभी भी ऑपरेशन में है।
इसके बाद करते हैं एजुसेट की। तो एजुसेट को आप कह सकते हैं एजुकेशनल सैटेलाइट है, एजुकेशनल सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म है एजुसेट। इज एन एमबीबीएस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी और ये एक्सक्लूसिवली डिवोटेड थी केवल एजुकेशन सेक्टर के लिए। बाकी सारे आप मेट्रोलॉजी के लिए देख रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन के लिए देख रहे हैं, वेदर फॉरकास्ट के लिए देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए सबसे पहला पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए काम करने वाला जो सैटेलाइट था, जो उपग्रह था, वो एजुसेट के नाम से जाना गया। आपको ध्यान होगा कि इसको जी सेट 3 को ही हम एजुसेट कहते हैं। जी सेट 3 का ही नाम एजुसेट रखा गया था। श्रीहरिकोटा से 20 सितंबर 2004 को शाम को 4:01 पे छोड़ा गया था और इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। और जो इंटरैक्टिव सैटेलाइट की डिमांड थी, जो हमको बार बार हमारे सामने आ रही थी कि हम कैसे डिस्टेंस में बैठे हुए एजुकेशन को कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो लोग बहुत दूर तक बैठे हुए हैं उनको कैसे शिक्षा प्रदान करेंगे, तो उस चीज़ के लिए जी सेट 3 ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। और वो एजुकेशनल सैटेलाइट विभिन्न क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में भी अपने एजुकेशन के प्रोग्राम्स को प्रसारित किया। इट हैज़ रिवोल्यूशनराइज क्लासरूम टीचिंग थ्रू आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी। जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है उसके आधार पे हमारे कक्षा कक्ष के जो शिक्षण थे उसको बहुत ही परिवर्तन ले आया, उसमें मूलचूल परिवर्तन हुआ। आईपी एड्रेस बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पे हम शिक्षण कार्य किए। और ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट था जो जो फर्स्ट 2K बस पर आधारित है। इसको जो डेवलप किया गया था, ये एक टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत यूज होने वाला शब्द है, फर्स्ट 2K बस। इसके आधार पे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, विकसित किया गया था। जी सेट 3 में एक्चुअल में जी सेट 3 जो है वो 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। जियो स्टेशनरी है लेकिन 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। और इसमें दो, जो कल्पना 1 सैटेलाइट था मेटसेट, और जो इनसेट 3C है, इन दोनों को साथ साथ लोकेट करके जी सेट 3 काम करता है। अर्थात इसको साथ साथ लोकेट करने वाले जो है वो मेटसेट है, जिसको कल्पना 1 बाद में नाम दिया गया था, और इनसेट 3C है, जो दोनों साथ साथ लोकेट होते हैं 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जी सेट 3 के लिए। इसका महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू स्कूल्स। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। कॉलेजेज को, जो डिग्री कॉलेज के लेवल के संस्थान हैं उनको, और जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जोड़ने की, कनेक्टिविटी के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि कैसे इनको हम जोड़ेंगे। तो ये एक कनेक्टिविटी अपॉर्चुनिटी है कि विद्यालयों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को या उच्च शिक्षण संस्थानों को इसके माध्यम से जोड़ने का काम किया गया। इसमें दोनों ही फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था है। फॉर्मल वे में जब आप स्कूल की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और उसी के साथ साथ इनफॉर्मल वे में तमाम तरह के ऐसे फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स या फिर अन्य ऐसे इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स भी इसके माध्यम से, हम इसके ऑब्जेक्टिव थे कि हम एजुसेट के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक भी अपनी पहुंच बना सकें। तो एक्चुअल में एजुसेट है वो 5 KU बैंड पे ट्रांसपोर्टर इसके काम करते हैं, और स्पॉट बीम्स हैं। जो KU, जो आप देखे होंगे जब उपग्रह छोड़ते हैं तो उसके दो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं, जिसमें KU बैंड के ट्रांसपोर्टर्स इसमें लगे हुए हैं। एक KU बैंड के जो बीम ट्रांसपोर्टर है प्रोवाइड नेशनल बीम, वो नेशनल बीम प्रोवाइड करता है, और जो 6 एक्सटेंडेड C बैंड ट्रांसपोर्टर्स हैं वो उसको नेशनल कवरेज बीम प्रदान करते हैं। जैसे जो एजुसेट सैटेलाइट काम कैसे करता है कि मान लीजिए आपको कोई किसी भी प्रोग्राम का प्रसारण करना है, तो पहले आप उस प्रसारण को सैटेलाइट के पास भेजते हैं, तो कुछ उसमें जिसको आप कहते हैं अपलिंक और डाउनलिंक, तो जब आप भेजते हैं तो वो अपलिंक कहलाता है, और जब उपग्रह आप तक पुनः पूरे क्षेत्रों तक प्रसारित करके भेजता है तो वह डाउनलिंक कहलाता है। क्योंकि यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है तो हर जगह अपनी चीज़ों को नहीं पहुंचा सकता, सैटेलाइट के थ्रू पहले ऊपर भेजता है, वो हर क्षेत्र में पूरी उसको डिस्ट्रीब्यूट करके
उन स्थानों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ये जो केयू बैंड बीम्स होती हैं, ये डाटा को रिसीव करने और डाटा को ट्रांसमिट करने में अपना रोल अदा करती हैं। एजुसेट के कौन कौन से यूजेज हैं, क्या उपयोग है इसका, तो दिस वाज द फर्स्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट। आपको पता ही है कि सबसे पहला शैक्षिक उपग्रह जो था वो एजुसेट था, जिस पूरी तरह से शिक्षा के लिए छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था। दैट प्रोवाइड द कंट्री विद सैटेलाइट बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन टू क्लासरूम फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल मटेरियल्स। कक्षा कक्ष में द्विमार्गीय संप्रेषण को स्थापित करने के लिए एजुकेशनल सैटेलाइट छोड़ा गया, जो पूरी कंट्री में दूर दराज के बैठे हुए लोगों तक भी कैसे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इसके लिए इसको प्रयोग किया गया। ये वेब बेस्ड एजुकेशन को फैसिलिटेट करता है। वीडियो ऑडियो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एजुसेट जो वो काम करता है, जो वीडियो है ऑडियो है कंप्यूटर बेस्ड कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए यूज होता है। इंटरैक्टिव वीडियो टेलीविजन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज ऑफ एजुकेशनल डाटा, एक स्कूल से दूसरे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में, एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में, या एक उच्च शिक्षण संस्थान से दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान में जो शैक्षिक आंकड़े हैं उसको विनिमय करने का काम भी इसके माध्यम से किया जाता है। इसके पहले फेज के अंतर्गत एजुसेट के 3 उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें सम्मिलित किया गया था, जो मिलकर के एजुसेट के लिए प्रोग्राम्स बनाए थे, जिसमें वाई चौहान स्टेट यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की और विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर्नाटका की, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान किए थे। इसके बाद ये तो पूरा आपका इनसेट और एजुसेट के बारे में है। इसके बाद हम सीईसी के बारे में बात करेंगे, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के लिए है। तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन को बहुत सीईसी के नाम से आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत ईएमआर से भी काम करता है। इट इज वन ऑफ द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स सेटअप बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये सीईसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत काम करने वाला एक स्वायत्तशासी निकाय है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में केंद्र के रूप में सेट किया गया है। जैसे आपके विश्वविद्यालय में भी ईएमआरसी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये जो इसका मुख्य गोल है, जो उद्देश्य है इसको सेट करने का, स्थापित करने का, कि हायर एजुकेशन जो है, जो उच्च शिक्षा है, उसको इतना पावरफुल मीडियम प्रदान करना है टेलीविजन के माध्यम से या एप्रोप्रिएट जो भी आईसीटी का माध्यम हो, ताकि वो हायर एजुकेशन की जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल कर सके। आपको पता होगा कि आपके विश्वविद्यालय की जो ईएमआरसी है उसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट की अंडर ग्रेजुएट लेवल के सभी प्रश्न पत्रों का आईसीटी के माध्यम से वीडियो वहां पर मूक्स उसके बन चुके हैं। तो इसी तरह से जितने भी ईएमआरसीज हैं वो वीडियो प्रोडक्शन में या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हायर एजुकेशन की जितनी भी नीड्स हैं, क्योंकि अभी भी आज की भी डेट में हमारे हायर एजुकेशन में 100% इनरोलमेंट नहीं है। ज़्यादातर बच्चे हाई स्कूल या सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन प्राप्त करके छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, इस चीज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे करेंगे, इसमें सीईसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये विभिन्न प्रकार के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं आपके, जैसे हमने बताया कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का पूरा पूरा डिजिटल वे में आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो ये इसी में इन्वॉल्व है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनको उपलब्ध कराता है स्वयं के प्लेटफॉर्म पे, जो कि एमएचआरडी और अब एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बहुत ही एक फ्लोरिशिंग आप कह सकते हैं परियोजना चल रही है अभी। तो सीईसी का मूक्स के डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसी सीईसी के अंतर्गत काम करने वाले आपके ईएमआरसीज हैं, और ये जो ईएमआरसीज हैं वो विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों में यह स्थापित है। जैसे श्रीनगर में है, पटियाला में है, जोधपुर में है, अहमदाबाद में है, पुणे में है, मैसूर में है, कालीकट में है, मदुरई में है, चेन्नई में है, पौंडीचेरी में है और हैदराबाद में है ना, एलुवसम में है, इंदौर में है, सागर में है, कोलकाता में है, गया में है, इम्फाल में है,
डिब्रूगढ़ में है, लखनऊ में है, जामिया मिलिया में, न्यू दिल्ली में है, रुड़की में है। तो इस तरह से इसके इतने सारे मल्टीमीडिया सेंटर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और इनका काम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वीडियोज को या उसके शैक्षिक मटेरियल का प्रोडक्शन करना है। एमआरसी ने विभिन्न प्रकार के मीडिया सेंटर्स अपने यूनिवर्सिटीज में सेट की हैं, और वो क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ही एमआरसी का है कि कैसे गुणात्मक प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बनाया जाए और उसको उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू विभिन्न स्थानों पर उसको उपलब्ध कराया जाए। ये जो सेंटर है, इंगेजमेंट प्रोडक्शन ऑफ वीडियो एंड मल्टीमीडिया बेस्ड प्रोग्राम्स, सीईसी और मीडिया सेंटर्स जितने भी हैं, लगभग 500 ट्रेंड मैन पावर के साथ पूरे स्टेट में अपने आर्टा इक्विपमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं। इसमें आपको कभी आप लोग अगर विजिट किए होंगे एमआरसी में, तो उसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के सेक्शंस हैं, वीडियो एडिटिंग सेक्शन, वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पर इसका पूरा काम चलता है। ये शायद आप ये कह सकते हैं कि जितने भी एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम्स हैं उसका सबसे बड़ा रिपोजिटरी भारतवर्ष में सीईसी के पास है। विभिन्न भाषाओं में भी है। अब तो भारत सरकार का बहुत प्रोग्राम है कि केवल अंग्रेजी में ही नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेजेज में भी एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम्स को बनाए जाए। तो ये मीडिया सेंटर ऐसा है जो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके इसके पास भंडार के रूप में उपलब्ध है। और इस समय लगभग 2000 वीडियो बेस्ड प्रोग्राम जो हैं वो ई कंटेंट के साथ यूजीसी मॉडल करिकुलम के रूप में इसको सम्मिलित किया जा चुका है। मीडिया सेंटर्स के माध्यम से यूजीसी भी उसको रिकॉग्नाइज की है और उसके प्रोग्राम को अलाउ किया है कि आप इसको प्रसारित कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये व्यास हायर एजुकेशनल चैनल के ऊपर टेलीकास्ट होते हैं, आप भी चाहे तो उसको देख सकते हैं। और सीईसी जो है वो लगभग 21 सेंटर हैं इसके पूरे भारतवर्ष में। जो 21 इसके केंद्र हैं, उन सारे 21 केंद्रों के माध्यम से वो एजुकेशनल प्रोग्राम की वीडियोस को बनाने का काम कर रही है। इसके बाद अगला जो आप रिसोर्स सेंटर के रूप में देखेंगे तो वो डाइट है, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कहते हैं। इसका मुख्य काम जो है वो हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो भारत सरकार के या राज्य सरकार को जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें यह सहायता प्रदान करता है। लगभग 3 मिलियन जो प्राथमिक और एलिमेंट्री शिक्षक हैं उनको कैसे हम ओरिएंट करें, जो नए नए एडवांसेस प्राथमिक विद्यालयों में या प्राथमिक करिकुलम में जो नए नए एडवांसेस हो रहे हैं कैसे उनको उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए डाइट इनोवेशंस के साथ उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को कंडक्ट कराने के लिए स्कूल लेवल पे काम को ऑर्गेनाइज करता है। और इसके लिए डाइट को चार्ज दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी शिक्षक हैं उनको ट्रेंड करिए, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको समय समय पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स करिए ताकि वो अपने विद्यालयों के कक्ष में नवीन नवाचारों को इम्प्लीमेंट कर सकें। डाइट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, और जो 1986 की पॉलिसी आई थी उसमें डाइट खोलने की संस्तुति की गई थी, उसी के आधार पर डाइट को क्रियान्वित किया गया था। यहाँ पर गुणात्मक शिक्षा को क्वालिटी एजुकेशन टीचर के माध्यम को ट्रेनिंग करके गुणात्मक शिक्षा देने की बात की जाती है, ताकि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जो एलिमेंट्री लेवल पे प्राइमरी लेवल पे जो काम करते हैं, उनकी गुणवत्ता को बढ़ा करके एजुकेशन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम डाइट के माध्यम से किया जाता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटस है वो रोल दोनों की बात कर सकते हैं, आपकी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और फंक्शंस भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है। कभी कभी शिक्षकों को भी इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, जो बीआरसी लेवल अपने काम करते हैं, और शिक्षकों को ट्रेनिंग के काम, शिक्षकों के समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के काम को डाइट के माध्यम से संचालित किया जाता है। यहाँ पर जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन के साथ साथ जो अकादमिक संसाधन होते हैं वो टीचर के रूप में होते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो प्री सर्विस में भी कुछ अपने योगदान को करते हैं।
जनरली प्री सर्विस के प्रोग्राम्स को हम बीएड कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों के स्तर पर करते हैं, लेकिन एक बार जब प्री सर्विस में जो उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनकी एडवांस जो ट्रेनिंग की बात अगर करें तो वो इन सर्विस में आने के दौरान डायट्स पे उनकी कंडक्ट करी जाती है। समय समय पे उनके ऐसे ओरिएंटेशन के प्रोग्राम्स वहां पर कंडक्ट होते रहते हैं। डैट का जो मुख्य रोल अगर आप भूमिका कहें, टू प्रोवाइड लीडरशिप इन इनोवेटिंग प्री सर्विस प्री स्कूल टीचर ट्रेनिंग। इसमें वो इनोवेटिव प्री सर्विस के लिए लीडरशिप कैसे, उसमें कैसे नेतृत्व क्षमता का कैसे विकास किया जाएगा। टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स, जो गुणात्मक जो गुणात्मक अधिगम सामग्री है उसका कैसे विकास किया जाएगा, जो प्री सर्विस जो प्री स्कूल लेवल पे काम करेंगे, प्री सर्विस स्कूल के साथ साथ प्री स्कूल लेवल पे कैसे वो काम करेंगे। अभी आपके एजुकेशन पॉलिसी में अभी 3 साल से ही विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ होने वाली है, तो उसमें भी डैट के बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाएंगे। इसमें तमाम तरह के जो प्री स्कूल में या स्कूल में जो फंक्शनिंग कैसे होगी उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसमें क्या सुधार लाया जाए, उसमें क्या क्या बदलाव किया जाए, कैसे नवाचार को उसमें प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है, इसके लिए भी डैट अपना काम करता है। ये इन सर्विस में जितने भी प्रोग्राम्स चलाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको कैसे ट्रेंड किया जाए कि वो अपने विद्यालयों में जाकर के अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार से इनोवेटिव वे में शिक्षण कार्य करेंगे, इसके लिए डैट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका एक भूमिका ये भी है। और जो एम्पिरिकल स्टडीज हैं, जो डाटा के आधार पे जो अध्ययन किए गए, उसमें डैट में बहुत प्रकार के अध्ययन भी होते हैं रिसर्चेस के माध्यम से कि प्री सर्विस स्कूल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये इसके जो उपलब्ध डाटा हैं उन आंकड़ों के आधार पे हम प्री स्कूल एजुकेशन के लिए भी विभिन्न प्रकार के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में डैट अपना काम करता है। ये जितने भी उसकी फंक्शनरीज हैं, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ भी हो सकते हैं या वॉलंटियर्स हो सकते हैं, उनको भी ये ट्रेन करने का काम करता है। एक तो इन सर्विस में जो टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनको ट्रेन करने का काम करता है। समय समय पे विभिन्न प्रकार के जो एनजीओज हैं, यदि वो उनसे किसी प्रकार की हेल्प या सहायता प्राप्त करना चाहते हैं या कोई वॉलंटियर रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहता है, तो वो भी डैट उनको मुहैया कराता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटी होती है, जिला लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनको सपोर्ट करती है कि क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन कैसे दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनको ये सपोर्ट करता है कि कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हम क्वालिटी एजुकेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए वो अपनी रोल अदा करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के और रिसोर्स सेंटर्स हैं जिसमें सभी की बात नहीं करनी, जैसे CIT, UGC हमने पहले ही बात कर ली आपसे, इग्नू, NIOS, SIET, AVRC, EMRC, NIST, साइट, UGC, CEC, CDIT, एजुसेट, IT एट स्कूल, विक्टर्स, अक्षय, ज्ञान दर्शन, इम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में पहले मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है। एक आपके सिलेबस में है CIT के बारे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ये NCERT की ही एक यूनिट के रूप में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। और 1984 में जो 2 डिपार्टमेंट इसके थे, सेंटर फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड, इनको मर्ज करके सेंटर फॉर एजुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बनाया गया था। ये 2 अलग अलग NCERT की विंग्स थी, इन्हीं को मर्ज करके 1984 में CIT बनाया गया। तो राष्ट्रीय संस्थान, जो शैक्षिक टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में CIT एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। पूरे राष्ट्र लेवल पर विभिन्न प्रकार के आप शैक्षिक प्रोग्रामों को देखते भी हैं, जैसे आप दूरदर्शन पे देखते होंगे एक तरंग प्रोग्राम आता है। तरंग प्रोग्राम जो है वो CIT का एक प्राथमिक विद्यालय पे बच्चों के लिए प्रोग्राम आता है CIT। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, जो शैक्षिक तकनीकी है उसका प्रयोग करके, जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर मीडिया का प्रयोग करके इन सब को प्रयोग कैसे हम, इन सारे माध्यमों का कैसे प्रयोग करेंगे हम शैक्षिक तकनीकी में,
यही इसको इसी के लिए ये काम करता है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, जो शैक्षिक अवसरों के रूप में उपलब्ध कराता है। ये इक्विटी को प्रमोट करता है, क्वालिटी को प्रमोट करता है, और एजुकेशनल स्कूल लेवल पे कैसे हम समान शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएं, कैसे हम गुणात्मक शिक्षा सभी को उपलब्ध कराएं, और कैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम माध्यमिक स्तर पे विद्यार्थियों को समृद्ध कर सकते हैं, इसके लिए यह अपना काम करता है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको एक्रोनिम के रूप में CIT कहते हैं, वह एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और NCERT के एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ये जो मास मीडिया के रूप में, मास मीडिया टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं कि बहु माध्यम का प्रयोग करके कैसे वो एजुकेशन को एक्सपेंड करके उन क्षेत्रों तक भी विद्यालयी शिक्षा को पहुंचाता है जहां तक विद्यालयों की अपनी पहुंच नहीं है, उन तक भी कैसे गुणात्मक शिक्षा को पहुंचाया जाए, इसके लिए CIT बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूरी फंडिंग मिलती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको पूरा फंड मुहैया कराती है। इसके स्ट्रक्चर के रूप में सबसे ऊपर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में मीडिया प्रोडक्शन डिवीजन है, जिसमें प्रोडक्ट वीडियोज और ऑडियोज के माध्यम से मीडिया प्रोड्यूस होती है। फिर प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन है, जिसमें प्लान होता है कि किस पे हमको मीडिया बनाना है, उस पर रिसर्च किया जाता है, तो प्लानिंग और रिसर्च डिवीजन इसके अंतर्गत काम करता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, DICT डिवीजन। ये ICT का प्रयोग कैसे किया जाएगा उस मीडिया को प्रोडक्शन करने के लिए, ये अपना काम करता है। इसी में फिर ट्रेनिंग डिवीजन, मीडिया रिसोर्स डिसेमिनेशन डिवीजन भी है, MRDD, जिसमें विभिन्न मीडिया रिसोर्स के कैसे डिसेमिनेट किया जाएगा, उसमें कैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये दो तरह के इसमें ट्रेनिंग डिवीजन और मीडिया रिसोर्स डिसेमिनेशन डिवीजन, ये भी इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर के रूप में है। उसी में इंजीनियरिंग डिवीजन है, कुछ इंजीनियर्स उसमें अपॉइंट होते हैं, ये सारे मिलकर के इसकी फंक्शंस को कराते हैं। जो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है CIT, वो विभिन्न प्रकार के लर्निंग सिस्टम्स, ऐसे अल्टरनेट लर्निंग सिस्टम जो ट्रेडिशनल तरीके से कक्षा कक्ष में नहीं प्रयोग किए जा सकते हैं, वैसे अल्टरनेट अधिगम व्यवस्थाओं का या प्रणालियों का विकास करना, डिजाइन करना, उसको विद्यालयों तक पहुंचाने का काम इसका प्रमुख है। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को या शैक्षिक तकनीकी को प्रमोट करता है। इसमें जो ट्रेन पर्सनल होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के, उसमें भी लोगों को ये ट्रेन करने का काम करता है। ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज हैं, उनको एडवाइज करने का काम, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कोई एक्टिविटी करने का काम भी CIT करता है। उसी तरह से NCERT को या अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स NCERT के, उनको कैसे मीडिया सपोर्ट उपलब्ध कराया जा सकता है, उनको कंसल्टेशन देने का भी काम ये करता है। अदर फंक्शंस के रूप में आप कह सकते हैं कि जो इसकी गतिविधियों की जो क्षेत्र है वो CIT का, वो रिसर्च और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एक्सटेंशन, रिसर्च डेवलपमेंट करना, शिक्षकों को ट्रेनिंग कराना, एक्सटेंशन गांव-गांव तक, सामाजिक कार्यों तक कैसे एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं, कैसे डिसेमिनेट कर सकते हैं, ये सारे काम इसके अंतर्गत आते हैं। ये मीडिया सॉफ्टवेयर मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें टेलीविजन प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी और ब्रॉडकास्ट नहीं करने के लिए भी, दोनों के लिए बनाता है, ग्राफिक्स के माध्यम से। और दूसरे प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, जो कि करिकुलम को या को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, उसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स बनाता है। ये विभिन्न प्रकार की दक्षताओं को भी डेवलप करने का काम करता है, जिसमें एजुकेशनल सॉफ्टवेयर मटेरियल्स को कैसे यूज किया जा सकता है, उनको उनकी ट्रेनिंग देने का काम करता है। जैसे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, मीडिया का प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, मीडिया का कम्युनिकेशन कैसे होगा, मीडिया के क्षेत्र में रिसर्च कैसे कर सकते हैं, टेक्निकल ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे,
कैसे आप स्टूडियोज की सेटअप करेंगे, कैसे आप इक्विपमेंट्स की रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, ये सारे फंक्शंस इसके अंतर परफॉर्म होते हैं। उसी तरह यह आईसीटी एजुकेशन में आईसीटी का प्रयोग करके कैसे उसका यूज कर सकते हैं, इसके लिए प्लान डेवलप करता है। ये फैकल्टीज को जो जो ट्रेन फैकल्टीज हैं, जो किसी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जिनका बहुत अच्छा योगदान है, वो एडवांस स्टडी में इसका प्रयोग करते हैं, ट्रेन फैकल्टीज का। और कॉलेज के टीचर्स को या विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के शिक्षकों को, एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स को एजुकेशन और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के क्षेत्र में एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को डेवलप करने का काम ये करता है। ये रिसर्च भी कुछ कंडक्ट कराता है, जिसमें रिसर्च, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंतर्गत प्रोग्राम्स बनाते हैं। और जो ऐसे मटेरियल्स हैं जिन मटेरियल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो आउटडेटेड मटेरियल्स हो गए उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसमें क्या और चीज़ें जोड़ी जाएं और उसकी प्रभावशालीता को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस चीज़ के लिए ये काम करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, उसको डिसेमिनेट करना, इंफॉर्मेशन देना उनको, और मटेरियल्स को, मीडिया प्रोग्राम्स को, उसका कैसे अच्छे तरह से यूज किया जा सकता है, और कैसे आप उसका एजेंसीज के रूप में कैसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों के एजेंसीज कैसे काम करेंगी, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में, इसके लिए यह काम अपना प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को साथ साथ कोऑर्डिनेट करके विभिन्न प्रकार के काम भी करता है। वो जैसे केरल में जो अक्षरा प्रोग्राम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसने प्रोग्राम शुरू किया। ऐसे बहुत सारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं उनके साथ मिल करके यह काम करता है और उनको सलाह देने का भी काम सीआईटी करता है। जैसे सेंट्रल लेवल पे सीआईटी है, उसी तरह से स्टेट लेवल पे एसआईटी है, लेकिन सभी राज्यों में एसआईटी नहीं है। जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं ये सिलेक्टेड स्टेट्स में ही हैं। जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हैं ये कुल 6 राज्यों में अभी तक स्थापित की गई हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और इनसेट के जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट का जो एजुकेशन का प्रोग्राम है, कैसे उसको इफेक्टिवली इस प्रोजेक्ट को कैसे किया जाए, इसके लिए एसआईटीज का स्थापना किया गया था। ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एससीईआरटी के अधीन कार्य करते हैं। जैसे एनसीईआरटी के अधीन सीआईटी कार्य करता है, उसी तरह से स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है जिन राज्यों में, उसके अधीन एसआईटी कार्य करता है। और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत वो स्टेट में अपने काम को परफॉर्म करता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये इसको एसआईटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, उनको सहायता देती है। और स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात एससीईआरटी, इसमें इनके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कार्य को, एक्सपर्ट करती को इम्प्लीमेंट करेंगे। और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ से चलते हैं जो मॉडर्न मीडिया के आधार पर, मॉडर्न के आधार पर, मीडिया के आधार पर या मेथड मटेरियल का प्रयोग करके एजुकेशनल प्रोग्राम्स स्टेट लेवल पे परफॉर्म करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न पे, जिसमें 5 से 8 साल के बच्चों के लिए और 9 से 11 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं वो प्राइमरी स्कूल पे कैसे इसको किया जाए, एसआईटी जिसमें अपना योगदान दे रही है। रिसेंटली आप ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑडियो और विजुअल मटेरियल्स को सपोर्ट करने वाले एजुकेशनल मूवमेंट्स चले, उसमें टोटल लिटरेसी कैंपेन चला कि सभी को, जब आप कहते हैं कि मिड डे मील की योजना चली या यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन की बात हुई, तो इस यूनिवर्सलाइजेशन को कैसे अचीव किया जाएगा, उसमें आईसीटी का प्रयोग कैसे होगा, इसके लिए टोटल लिटरेसी कैंपेन के अंतर्गत एसआईटीज भी अपना योगदान दे रही हैं। जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के एसआईटीज हैं ये पहले से ही ऑटोनॉमस स्टेटस इनको मिला हुआ है,
जबकि किसी किसी स्टेट में अभी भी उनको ऑटोनॉमस स्टेटस नहीं है, वो उसके सब पार्ट के रूप में, स्टेट इंस्टीट्यूट के सब पार्ट्स के रूप में वो काम करते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 की, वो इस बात को बहुत हिमायती थी कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन को इस तरह से उपलब्ध कराया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी को फिजिबल किया जाए, अर्थात टेक्नोलॉजी को भी एजुकेशन से जोड़ करके एजुकेशनल सिस्टम में टेक्नोलॉजी के प्रयोग को ले आया जाए। तो 1986 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके एसआईटीज अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। जो मॉडर्न मीडिया है, आज देख रहे हैं आप इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन चैनल के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो यूजफुल सपोर्ट एजुकेशनल रिलेटेड है, वो करिकुलम में वो एनरिच करने का काम कर रहे हैं। तो एसआईटीज भी इसमें अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रही हैं कि कैसे वो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे कैसे विद्यार्थियों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनके करिकुलम को उन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, इसमें एसआईटी अपना रोल अदा करती है। इसके अपने अलग अलग फंक्शंस है, जैसे सीआईटीज अपने फंक्शंस करती है सेंट्रल लेवल पे, वैसे एसआईटीज जो है वो अपने स्टेट लेवल पर फंक्शन करती है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स को रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्राम है उनको ब्रॉडकास्ट करने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट लेवल के विद्यालयी जो पाठ्यक्रम है उनका प्रसारण टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से किया जाता है। ये जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें भी सहायता प्रदान करता है कि उन प्रोग्राम्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाए ताकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की एम को अचीव कर। टेक्नोलॉजी जो शैक्षिक तकनीकी है उसके सूचनाओं को कैसे पब्लिसाइज किया जाए, हर व्यक्ति तक कैसे उसकी पहुंच बनाई जाए, इसके लिए भी एसआईटी काम करती है। जो ट्रेन टीचर्स हैं, जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं, उनको स्क्रिप्ट के लिखने में कैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे और रेडियो टेलीविजन के प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं, इस चीज के लिए भी वो उनको ट्रेन करने का काम करती है। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है, अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा की एजेंसीज हैं, उसमें वैल्यूज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए भी एसआईटी अपना काम करती है। ये समय समय पर जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम बनते हैं उन शैक्षिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना, उन शैक्षिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना जो कि टेलीविजन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको समय समय पर उसका सुपरविजन करती है, उसका मूल्यांकन करके करना भी इसका एक काम है। और विभिन्न प्रकार के पैम्पलेट्स को प्रकाशित करके बनाती है वो, और टाइम टेबल्स के साथ, और टीवी के प्रोग्राम्स, रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए इसका पूरा टाइम टेबल के साथ वो इन सारे सूचनाओं को उपलब्ध कराती है कि कौन सा प्रोग्राम किस डेट में, किस दिन, कितने समय से कितने समय तक आएगा। इन सब का शेड्यूल बनाने का काम भी एसआईटी करती है और उसी के हिसाब से अपने सारे प्रोग्राम्स का प्रसारण सुनिश्चित करती है। दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल या रिसोर्सेज फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो आपके सिलेबस में है। इससे संबंधित यदि आपका कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो हम लोग 5 मिनट में ले सकते हैं। बताइए, किसी का कोई प्रश्न है? जो आपके सिलेबस में जितनी बात थी वो हमने आपसे कही है। इसके अलावा यूजीसी बाकी आप देख ही रहे हैं, तमाम तरह के उसमें हैं, लेकिन उस पर चर्चा करना चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप यदि इसमें से कुछ पूछना चाहते हो तो बताइए। सर नहीं पूछना चाहते? सीआरटी और एससीईआरटी में जो सर रिसर्च होते हैं तो वो मतलब कि कोई स्टूडेंट करता है या जो उस के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है? देखिए, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा न्यूपा का, नाम सुना न्यूपा का? यस सर। न्यूपा में तो आपको ऑफर मिलता है, वहां से पीएचडी की आपको संभावनाएं हैं, वहां से निकलता है, प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
और जो स्टेट लेवल पे स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर किसी मतलब चूंकि न्यूपा एक यूनिवर्सिटी का स्तर है, उसको पहले नेपा कहा गया था, फिर बाद में न्यूपा हुआ, तो वो एक यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको प्राप्त है। इसलिए वहां पर पीएचडी लेवल के, अगर आप रिसर्च की फील्ड में बात कर रहे हैं, पीएचडी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में पीएचडी लेवल के प्रोग्राम्स नहीं होते। पीएचडी लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं वो केवल न्यूपा ही इस तरह के संस्थानों में कंडक्ट कराता है, जैसे कि अन्य विश्वविद्यालयों में पीएचडी के प्रोग्राम्स होते हैं, उसको यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो एनसीईआरटीज हैं, जो स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो सेल्स हैं या एससीईआरटीज हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पीएचडी का प्रोग्राम नहीं है। हाँ, वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं, जो वहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं, वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने रिसर्चेज को परफॉर्म करते हैं, वो रिसर्चेज करते हैं, क्योंकि उनके पास उससे संबंधित तमाम तरह के आंकड़े होते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर, या जो वो प्रसारण कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, उनसे जो उनको फीडबैक मिल रहा है, उस फीडबैक के आधार पे ही वो अपने अन्य कार्यक्रमों में सुधार ले आते हैं, और उसमें रिफॉर्म करके, या अन्य प्रकार के कोई वो दूसरे प्रकार का प्रोग्राम उनको यदि चाहिए, तो किस प्रकार के प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएं, इस चीज के लिए वो अपना रिसर्च का काम करते हैं। एज सच यदि आपका प्रश्न पीएचडी को लेकर के है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी में किसी भी प्रकार के पीएचडी के प्रोग्राम्स नहीं कंडक्ट होते। ओके सर। ठीक है, वो जो रिसर्च का स्तर है वहां पर रिसर्च जरूर होता है, लेकिन वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो उनके पास जैसा फीडबैक सोसाइटी के साथ, या जो विभिन्न विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनसे जिस प्रकार के उनको फीडबैक मिलते हैं, उन फीडबैक के आधार पर उस प्रकार के वो शैक्षिक प्रोग्रामों को बनाने का काम, प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। कभी कभी प्रिंट मीडिया के रूप में भी है, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, सीडीज, या फिर अभी आप लोगों ने देखा होगा एक दीक्षा ऐप लॉन्च हुआ है सेकेंडरी लेवल तक, उस पर सारे आपको जितने भी जो ये पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की, वो सारी उस पर उपलब्ध है। तो दीक्षा ऐप भी आपको मिल गया है, दीक्षा ऐप पे आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी। इवन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि लॉन्च होते हैं। उसी तरह से एनसीईआरटी एससीईआरटी के अपने भी काम हैं, जिन प्रोडक्शन के माध्यम से, वो रिसर्च के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया वाले या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स को वो लॉन्च करते हैं, विकसित करते हैं, और समय समय पर विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन या आकाशवाणी के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है जी सर। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं।